हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं फेडरल सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे संघीय व्यवस्था क्या होती है, उसके साथ में एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ऐसे एकात्मक की विशेषताएं क्या हैं। हम फिर बाद में इसको संघात्मक और एकात्मक के बीच में जो डिफरेंस है कुछ कुछ जगह उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फेडरल सिस्टम है क्या, इसको लिया कहाँ से गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके प्री में, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फेडरल सिस्टम हमने लिया कहाँ से है, कहाँ पे संघीय व्यवस्था है, कौन कौन सी कंट्रीज में, कहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है, या फिर 3 से 4 पॉइंट बना के दे देगा स्टेटमेंट वाइज। वहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी संघीय विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सी एकात्मक विशेषताएं हैं। इस हिसाब से तो आपके प्री में क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर लिखित संविधान से पूछ सकता है, संविधान की सर्वोच्चता है तो वो मतलब कहाँ से आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपके मेंस में अगर देखा जाए, मेंस में डायरेक्ट पूछ लेगा कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, संघात्मक या एकात्मक। संघात्मक है तो उसकी विशेषताएं बताइए। या गवर्नर को कभी कभी रिलेट करके पूछ लेता है, या कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि अपने यहाँ जैसे सहयोगात्मक व्यवस्था की बात की जाती है, या कहें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक एक करके देखते हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से प्री मेंस, लेकिन ज़्यादा झुकाव मेंस की तरफ इसका है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। अब बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। फेडरल अगर वर्ड देखेंगे ये आया कहाँ से, फोएडस से। फोएडस का मतलब होता है संधि या समझौता। अब यहाँ से जैसे हम लोग इसको डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्री में ही पूछ लेता है कि इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। जैसे अपने यहाँ जो संघीय व्यवस्था है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने कई बार पढ़ा था। कब आया था बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट? 1973 में। कौन सा केस था? केशवानंद भारती का। ठीक है, तो वहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर आया था। और एसआर बम्बई का जो मामला था 1994 में, बेसिकली एक गवर्नर प्रेसिडेंट रूल इन सब के कॉन्टेक्स्ट में आया था। तो उसी में इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था कि जो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है वह बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो केंद्र सरकार है इसमें ऐसे ही कुछ इधर उधर नहीं कर सकती है। जैसे आपको पता होगा जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं उनमें कुछ अगर चेंज करना है तो चेंजेस कैसे होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का भी उनको सहमति लेना जरूरी होता है। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था कि अगर उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई बदलाव करना है या 7th शेड्यूल में कोई बदलाव करना है तो वो इसके तहत ही होता है। फेडरल सिस्टम लिया कहाँ से गया है? कनाडा से। देखेंगे जैसे जो सबसे पुराना अगर देखें फेडरल सिस्टम कहाँ का है, यूएसए का। वहाँ पे जब 1776 में अमेरिका की क्रांति होती है उसके लगभग 11 साल बाद 1787 में वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को वहाँ पे स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि संघीय व्यवस्था को वहाँ पे बना दिया जाता है। और वहाँ पे टोटल 13 राज्यों को लेते हैं, फेडरल सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे वहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप लोग पढ़ते हैं यूएसए, वो कितने राज्यों का संघ है, वो उसमें टोटल 50 राज्य हैं। तो इससे वो सबसे पहले आया कहाँ पे था, यूएसए में। और हम लोगों ने लिया कहाँ से है, कनाडा से, क्योंकि यहाँ पे मजबूत केंद्र सरकार का है। तो हम लोग अब एक एक करके इसमें सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे हम लोग सरकार की 2 व्यवस्थाएं पढ़ते हैं। एक एकात्मक पढ़ते हैं जिसमें समझो कि पूरा का पूरा पावर सिर्फ एक पार्टी को है, या कहें कि सिर्फ एक ही सरकार को है, कि वहाँ पे राज्य सरकार जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर संघीय में देखें इसमें जो संघ है राज्य है दोनों के पास में कुछ कुछ पावर है। कहीं कहीं देखेंगे कि केंद्र मजबूत हो जाएगा, कहीं कहीं देखेंगे कि राज्य के साथ सहयोग करके कोई विधियां आएंगी। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे दिखती हैं, संघीय में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एकात्मक कहाँ पे है, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। संघीय देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके साथ में कनाडा जहाँ से हमने लिया है, और इंडिया में तो है ही है। तो इसमें बस आप लोग याद रखिए ये कहाँ पे व्यवस्थाएं, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट फैक्चुअल आ जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर पूछा जाए कि अगर ओल्डेस्ट अगर देखें फेडरल सिस्टम कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। कब आया, 1787 में। इसका अगर देखें कि अपने यहाँ जो फेडरल सिस्टम लेने का कारण क्या है, एक तो सबसे बड़ा आकार है। अब अगर देखेंगे इंडिया का आकार देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ का, नॉर्थ का पूरा रीजन मिलाएंगे, हर एक जगह अलग अलग कल्चर डाइवर्सिटी है, फिर उसके बाद सोशल डाइवर्सिटी है। तो उसके बिहाफ पे जब अपना देश बनता है उस समय एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं। कहीं कल को हमारा राज्य
एक जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे तेलंगाना वगैरह बनते हैं या आंध्र प्रदेश बनना स्टार्ट होता है, या नॉर्थ ईस्ट में अभी भी नागालैंड, नागालैंड की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे से अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी ये सब है, तो वो लोग अलग अलग स्टेट की भी मांग करते हैं कि हमको एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि अगर ये चीज़ न लिया गया होता तो पता लगता कि अभी भारत आज़ाद हुआ, उसके 3-4 साल बाद सब अलग हो गए, कोई बोल रहा है कि हमको अलग कर दो, तो ये सब चीज़ें चलती रहती। तो एक कारण था उसका आकार, बड़ा आकार होने की वजह से, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता होने की वजह से भी संघीय स्वरूप को स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं कि जैसे इसमें 2-3 लोग हैं, जैसे एक है केसी वेयर, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। केसी वेयर इसको अल्पसंघीय बोलते हैं, जी ऑस्टिन सहकारी संघ बोलते हैं, पॉल एप्पलबी संघीय बोलते हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा, बेसिकली केसी वेयर को और जी ऑस्टिन को, ठीक है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन, तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए उसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद, जैसे एक टर्म कई बार पूछ लेता है कि संघ टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, तो वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बस फैक्ट के रूप में इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं संघीय विशेषताएं की। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मेंस में बन सकता है। प्री में क्वेश्चन बस ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी विशेषताएं संघीय हैं, ठीक। तो एक एक करके देख लेते हैं। अपने यहाँ द्वैध राज पद्धति है, इसका मतलब है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कुछ पावर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास में कुछ पावर होंगे, तो ये इसकी बात करता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे, डिफेंस का पावर किसके पास में है, सेंट्रल के। टोटल फॉरेन पॉलिसी कौन मेंटेन करती है, सेंट्रल मेंटेन करती है। उसके साथ में कम्युनिकेशन का हो गया, किसके पास में पावर है, सेंट्रल के पास में। अभी स्टेट के पास में देखें, एग्रीकल्चर का हो गया, फिर उसके साथ में हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नेंस का हो गया, तो ये सब किसके पास में शक्ति है, स्टेट के पास में। जैसा कि अब इसके बाद हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो होगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पावर हैं स्टेट के पास में। जब हम लोग 7 शेड्यूल वहाँ पे देखेंगे विधायी शक्तियों के रूप में, तो वहाँ पे ये चीज़ें और अच्छे से कवर होंगी। अब बात करते हैं शक्तियों का विभाजन है। पहला द्वैध राज पद्धति यानी कि सेंट्रल स्टेट का, दूसरा है शक्तियों का विभाजन है, यानी जो 7 शेड्यूल है वहाँ पे 3 प्रकार की लिस्ट आप लोग देखते हैं। एक आप यूनियन लिस्ट देखते हैं, स्टेट लिस्ट देखते हैं, कंकरेंट लिस्ट देखते हैं। तो वहाँ पे जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और उसके साथ में कंकरेंट लिस्ट देखते हैं, तो इनमें सभी का अपना अपना है कि तुम इस विषय पे कानून बनाओगे, तुम इस विषय पे कानून बनाओगे। सेंट्रल यूनियन बनाएगा, स्टेट पे स्टेट बनाएगा, कंकरेंट में दोनों बनाएंगे, लेकिन प्रभावी किसका माना जाएगा, केंद्र का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अपने यहाँ लिखित संविधान भी है, जो कि सबसे बड़ा संविधान है। अगर स्टार्टिंग देखें तो यहाँ से एक आध बार क्वेश्चन बन जाता है कि कितने पार्ट्स हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले वीडियो में भी कवर किया था, बस एक बार देख लीजिए कि अपने यहाँ 395 अनुच्छेद पहले थे, 22 भाग था और 8 शेड्यूल था। लेकिन अभी अगर देखेंगे टोटल 465 के आसपास आर्टिकल्स हो चुके हैं। अगर पार्ट देखेंगे, पार्ट कितने हो गए हैं, 25। इसमें 4A, 9A, 9B, 14A ये इसमें आए हैं नए के रूप में। ये चीज़ें हम लोगों ने पार्ट पूरा कंप्लीट भी किया था, वहाँ से देख लीजिएगा। टोटल शेड्यूल कितने हैं, 12। कौन कौन से, 9, 10, 11, 12। 9 लैंड से रिलेटेड, 10, 11, 10 किससे, दल बदल, 11 और 12 लोकल गवर्नमेंट यानी कि 11 पंचायती राज, 12 नगर पालिका। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो इसकी अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा के थ्रू कोई भी चीज़, जैसे सेंट्रल अगर कोई मामला कोई कानून लाता है जहाँ पे संघीय व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उसके लिए अपने यहाँ क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि अपर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो वो न्यायिक समीक्षा के थ्रू देखेगा क्या ये कानून राज्य के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको हटा देता है। अब इसके बाद बात करते हैं अगला कठोर संविधान की। जैसे अगर देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता संघीय में ही कहीं हो सकती है, कहीं नहीं, ये अभी लास्ट में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यही दोनों में डिफरेंस के रूप में काम करते हैं, तो इसको लास्ट में देख लेंगे। कठोर संविधान
क्योंकि संघीय संरचना में जैसे अपने यहाँ देखते हैं कठोर और लचीलापन कैसे हम लोग को करते हैं, अमेंडमेंट के थ्रू। अगर किसी भाग में आसानी से अमेंडमेंट हो सकता है यानी कि संविधान लचीला है, यानी कि उसको आसानी से बदला जा सकता है। अगर कहीं पे कठोर है यानी कि उसको आसानी से नहीं बदला जा सकता है। तो ऐसे देखेंगे जो संघीय संरचना के मामले हैं, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, 7th शेड्यूल, ये सब संघीय संरचना से रिलेटेड है। इसमें अमेंडमेंट करने के लिए वही स्पेशल मेजॉरिटी, उसके साथ में आधे से अधिक राज्यों का भी वहाँ पे संकल्प या अगर वो लोग पारित करते हैं तभी उसको माना जाएगा। बात करते हैं अपने यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो जैसे न्यायिक समीक्षा का उसके पास में अधिकार है। सुरक्षा के लिए उनके कार्यकाल की सुरक्षा है, उनके वेतन और भत्ते जो भी होते हैं वो चार्ज एक्सपेंडिचर पे होते हैं, यानी कि उस पर बहस तो कर सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इनसे जो जजेस हैं उनको जो है एक प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। अपने यहाँ द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि एक अपर हाउस है, लोअर हाउस है। अपर हाउस में देखेंगे कि जो मेंबर्स आते हैं कहाँ से, राज्य से आते हैं, और ये बेसिकली राज्य के हितों की रक्षा करते हैं। तो ये भी जो है यहाँ पे। अब इसमें अब अगर हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक बार पूछ लिया था कि रिटर्न कहाँ पे है, जैसे संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ही ये लास्ट में अगर हम कवर करना चाहते तो वहाँ पे देख लेते कि अलग अलग करके देखते, लेकिन ये 3 ही फैक्ट हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया। जैसे संघीय में ही देखेंगे कि कुछ जगह लिखित भी है, कुछ जगह अलिखित भी है, यानी कि वहाँ पे ओरली है। जैसे अगर आप लोग देखें रिटन कहाँ पे है, फ्रांस में, और रिटन नहीं है कहाँ पे, ब्रिटेन में। अब अगर संविधान की सर्वोच्चता की बात करें, जापान में सर्वोच्चता है भी, ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि वहाँ की पार्लियामेंट ही सुपर पावर के रूप में है। वो चाहे तो बस एक ही उसके बारे में कहा जाता है ना कि वो जिंदा को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा करने के अलावा सब कुछ कर सकती है, तो ये भी उसके अंतर्गत है। अब बात करते हैं कठोर संविधान की, तो फ्रांस में कठोर संविधान है, ब्रिटेन में देखेंगे कि कोई ऐसा संविधान कठोर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे संविधान ही लिखा नहीं गया है तो कुछ भी अपना हो जाता है। बात करते हैं द्विसदनीय विधायिका की, ब्रिटेन में देखेंगे द्विसदनीय विधायिका है, अपने यहाँ है, लेकिन चाइना में एक सदनीय है। तो जहाँ पे एक्सेप्शन वाला है उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे ब्रिटेन में रिटेन नहीं है, चाइना में एक सदनीय है। उसके बाद अगर देखेंगे कि ब्रिटेन में सर्वोच्च नहीं है, वहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग कर लिया। अब बात करते हैं इसके बाद एकात्मक विशेषताएं देखते हैं। तो पहला है मजबूत केंद्र, ये हम लोगों ने देखा था 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, वहाँ पे जो पहली बात तो जो सेंट्रल लिस्ट है या कहें यूनियन लिस्ट है, उसमें सबसे अधिक विषय हैं, पहला। दूसरा, राज्य के मामलों में भी वो कानून बना सकता है। अगर राज्यसभा बोल दे कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, आप इस पर विधि बना दो। दूसरा, अगर तीसरा कि अगर वहाँ पे देखेंगे अगर कुछ राज्य मिलके बोलते हैं कि 2-3 राज्य की आप इस विषय पे कानून बना दो, तो उस पर भी सेंट्रल बना सकती है। या उससे भी बड़ी बात कि जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में देखेंगे कि अगर जहाँ पे स्टेट भी कानून बनाया है, सेंट्रल भी कानून बनाया है, तो सेंट्रल का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा, ये भी वहाँ पे है। या फिर रेसिडुअल पावर का देखें, यहीं पे अगर हम लोग रेसिडुअल पावर का देखते हैं, यानी कि अवशिष्ट शक्ति, ये किसको मिली हुई है, ये भी केंद्र को मिली हुई है। लेकिन अगर यूएसए के अगर यूएसए में देखेंगे यानी कि अमेरिका में देखेंगे, वहाँ पे ये पावर स्टेट्स को है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगला, अपने यहाँ राज्य जो है अनश्वर नहीं है, यानी कि इनकी बाउंड्री चेंज की जा सकती है, इनके नाम का परिवर्तन किया जा सकता है। ये सब होता किससे, सिंपल मेजॉरिटी से। ये भी हम लोगों ने देखा था। एक स्टेटमेंट कई बार पूछ लेता है, देखो अनश्वर का मतलब होता है इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, तो ये कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है कि नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ किसके लिए है, यूएसए के लिए है या इंडिया के लिए है, तो इसको याद रखिएगा। अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ किसके लिए है, यूएसए के लिए, और नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ, इसका मतलब सिंपल सा है कि राज्य नष्ट हो सकते हैं, यानी कि उनकी बाउंड्री वगैरह चेंज हो जाएंगे, लेकिन सेंट्रल कभी प्रभावित नहीं होगा। तो ये उसकी बात करते हैं, यानी कि संघ का। अब बात करते हैं एकल संविधान की। अपने यहाँ एकल संविधान है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में जैसा कि हम लोग पढ़ते थे, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 जब खत्म हुआ तब से वहाँ पे भी अपना ही संविधान लागू है, तो ये उसकी बात करता है। बात करते हैं लचीलापन की। अगला है एकात्मक का मतलब है कि जो केंद्र को पूर्ण रूप से सारा पावर दे दे, बस इतना समझो। लचीलापन अपने यहाँ अमेंडमेंट के थ्रू जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अमेंडमेंट का पावर है। ये जो है
अमेंडमेंट का पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में स्टेट भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था तो याद रखिएगा। आपातकाल देखेंगे, जब आपातकाल लागू होता है, आपातकाल जैसे अपने यहाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक हो गया नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। उसके बाद आप देखते हैं प्रेसिडेंट रूल का, वो है आर्टिकल 356। अगला देखते हैं आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी का। तो ये जब तीनों इमरजेंसी मिलते हैं, सारे विषय जो जिन पे स्टेट को कानून बनाना होता है वो सारे विषय किसके पास आ जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। अब बात करते हैं कि अपने यहाँ एकल नागरिकता है। ये भी एक प्रकार से एकात्मक विशेषता ही है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, ये हट गया। अमेरिका में देखेंगे वहाँ पे दोहरी नागरिकता मिलती है, जैसे वहाँ पे एक संघ का भी है और एक जो है अलग अलग राज्यों का भी है। अब बात करते हैं कि अपने यहाँ जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज है, आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 312 तक। जैसा कि आपको पता होगा, इनकी जो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो IAS हो गए, IPS हो गए, इसके साथ में IFS हो गए, इनका चयन कौन करता है? इनका चयन करेंगे या प्रशिक्षण ये कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये सेवा कहाँ दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं स्टेट में। ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जैसे आप लोग बंगाल में भी लोग देखे होंगे, ठीक है, या फिर और अलग अलग जगह ऐसे मामले आते रहते हैं कि वहाँ पे जो ऑल इंडिया सर्विसेज से जो IAS IPS हैं वो स्टेट में अपनी तानाशाही चला रहे हैं, तो या कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट बन के बैठे हुए हैं। ये कई बार ये मामला उठता रहता है। तो ये भी एक जो है एकात्मक विशेषता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगला कैग का। कैग जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका काम क्या होता है कि जो वहाँ पे जैसे हम लोगों ने कैग का देखा था आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151, शायद अभी नहीं देखा है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जितने भी आयोग हैं उनको हम लोग एक ही जगह करेंगे, एक ही वीडियो में, तो वहाँ पे होगा। इसका बेसिकली काम है कि जैसे अगर कोई बजट पारित हुआ, वो कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, उसी को बस ऑडिट करना। ऑडिट करने का काम किसका है? कैग का। तो ये क्या करेगा? सेंट्रल का भी ऑडिट कर रहा है, स्टेट का भी ऑडिट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको अपॉइंट और रिमूवल का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट। लेकिन ये स्टेट के मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। तो लोगों को ये रहता है कि जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है, कहीं ना कहीं फेवर एक इसका करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक विशेषता है। अगला बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का। जैसे आपको पता होगा, अपने यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेट का है नहीं, वो किसका कराता है? लोकल गवर्नमेंट का, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का हो गया, पंचायती राज का हो गया, इसका कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो अपने यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसका कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव कौन कर रहा है? यही करा रहा है। लेकिन अपॉइंटमेंट और रिमूवल का काम कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट। तो ये भी एक एकात्मक विशेषता में आता है और दोनों के बीच में डिस्प्यूट का कारण बना रहता है। अब बात करते हैं अगला वीटो का। जैसा कि आपको पता होगा, गवर्नर को आर्टिकल 200 हम लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल 200 में हमने पढ़ा था, वहाँ पे गवर्नर को वीटो का पावर है, यानी कि वो कोई भी विधेयक को प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं। ये वीटो पावर कहाँ पे था? आर्टिकल 200 में। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के लिए रख रहे हैं, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 201 में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे इमरजेंसी का टाइम है या राज्यसभा कोई बिल पारित कर दे कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, आप इस पे बना लो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए आर्टिकल 253 हम लोग देखेंगे। इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 250 अभी हम लोग आगे देखेंगे ही। तो उन सब मामलों में स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं किसके अंडर में आ जा रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये भी एक एकात्मक विशेषता है। बात करते हैं गवर्नर का। इसको लेके कितनी बार ये डिस्प्यूट होता जाता है। जैसे इसके पहले जो अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, जब ये बंगाल में थे, आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी कि हमेशा इन दोनों का 36 का आंकड़ा रहता था, दीदी का और इनका। या फिर अगर साउथ में देखेंगे रवि जी, मतलब ये चीज़ें गवर्नर कहीं ना कहीं एक कारण बने रहते हैं, या फिर स्टेट जैसा कि बोलते हैं कि ये एजेंट के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि हमारे मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, कि बिल को रख ले रहे हैं, बिल पारित नहीं होने दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें और तो और की अनावश्यक बयानबाजी भी कर रहे हैं ट्विटर एंड ऑल पे। तो ये भी, तो गवर्नर को देखेंगे अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पे भी स्टेट की भूमिका ना के बराबर है। तो ये भी किस में आती है? एकात्मक विशेषता में।
ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। यहाँ पे आपको प्री और मेंस में क्वेश्चन कम ही, जैसे मेंस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, प्री में कम मिलेंगे। तो इसको बस आप लोग याद रखिएगा। संघीय विशेषताएं बस देखिए कौन कौन से इसमें हैं, उसके साथ में ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिएगा, इतना काफ़ी है। यहीं से आपके एग्जाम्स में लगभग चीज़ें आ जाएंगी। कल जो हम लोग करेंगे वो हम लोग देखेंगे कल के टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल स्टेट का जो भी है, एक ही वीडियो में सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात कर लेते हैं पार्ट 11 की। फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं छोटे छोटे हैं, वो ज़्यादा 3-4 लेक्चर लगेंगे, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज यहीं तक करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।